हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सपोर्टिंग लर्नर्स। आई होप सारे बच्चों की एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। केवीपीवाई 2020 का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है और क्लोजिंग डेट है इसकी 6 अक्टूबर 2020। केवीपीवाई के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो किसी भी रीजन से अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं तो आपके पास अभी भी एक और दिन है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन लिंक को क्लिक करके आप केवीपीवाई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम केवीपीवाई 2018 स्ट्रीम एसएक्स के बायोलॉजी एमसीक्यूज को सॉल्व और डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says what is the maximum number of oxygen atoms that a molecule of hemoglobin can bind? A2, B4, C8 और D16। तो देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 सब यूनिट्स। 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं और 2 बीटा सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन और ये 2 नीचे वाले जो सब यूनिट्स हैं दे आर द अल्फा सब यूनिट्स और ये वाले सब यूनिट्स जो ब्राउन से दिखाए हुए हैं दे आर द बीटा सब यूनिट्स। अब बेसिकली क्या है कि हर सब यूनिट में हीमोग्लोबिन के हर सब यूनिट में क्या है, हीम ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज द हीम ग्रुप, जहां पे पॉइंटर आपको दिख रहा है, दिस इज द हीम ग्रुप एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीम ग्रुप। तो इस हीम ग्रुप के सेंटर में एक आयरन एटम होता है। ठीक है, तो दिस वन हीम ग्रुप कैन एक्चुअली बाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इस एक हीम ग्रुप के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो 4 सब यूनिट में 4 हीम ग्रुप्स है। सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ बेसिकली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकते हैं, है ना। बट क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ है कि कितने ऑक्सीजन के एटम्स एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या देखा हमने कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2। ठीक है, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 molecule of hemoglobin can bind with 4 into 2, that is 8 atoms of oxygen. ठीक है, सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन सी 8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये 2017 SA स्ट्रीम के पेपर में भी आया हुआ था, बट वहां पर पूछा हुआ था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो वहां पर देख लेना कि ऑक्सीजन एटम पूछा हुआ है या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। अगर मॉलिक्यूल पूछा होता कि कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकते हैं तो वहां पे आंसर होता 4। बट यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स पूछा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बाद 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो यहाँ पर इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 8। राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 2. Bt toxin produced by Bacillus thuringiensis does not kill the producer because the toxin is A. an inactive protoxin form, B. rapidly secreted outside, C. inactivated by an antitoxin और D. in unfolded form। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, क्लास 12th एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पे बात हो रही है एक बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेंसिस की। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस जो है दिस इज अ बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल में पाया जाता है ये बैक्टीरिया
और ये बैक्टीरिया बेसिकली दिस बैक्टीरिया इज यूज्ड एज अ नेचुरल इंसेक्ट कंट्रोल। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स बेसिकली हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स को जो इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय करते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस बैक्टीरिया को यूज करा जाता है। क्यों यूज करा जाता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है प्रोटीन क्रिस्टल्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है और उन प्रोटीन क्रिस्टल्स में होता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का मतलब इंसेक्ट को मार देने वाला, खत्म कर देने वाला प्रोटीन होता है, विच इज कॉल्ड बीटी टॉक्सिन। ठीक है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। अब ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बेसिकली इट कैन किल द इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट इस बीटी टॉक्सिन प्रोटीन को इंजेस्ट कर जाएगा सो दैट इंसेक्ट विल बी किल्ड। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये बीटी टॉक्सिन जो है प्रोटीन, ये बैक्टीरिया की बॉडी में बन रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया की बॉडी में ये प्रोटीन बन रहा है, बट ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता। जो इंसेक्ट इस बीटी टॉक्सिन को खाएगा वो मर जाएगा, दैट विल बी किल्ड। तो इसका रीजन ये है कि ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की बॉडी में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। तो बैक्टीरिया की बॉडी में ये जो टॉक्सिन है बीटी टॉक्सिन, दिस इज प्रेजेंट एज इनएक्टिव टॉक्सिन, तो इसीलिए बैक्टीरिया को नहीं किल कर सकता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, ये कंसेप्ट आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये बैक्टीरिया की बॉडी में जो बीटी टॉक्सिन बन रहा है, हाउ इट किल्स द इंसेक्ट, कैसे किल करता है ये इंसेक्ट को। तो ये बेसिकली जब ये बीटी टॉक्सिन व्हेन द इंसेक्ट इंजेस्ट्स इट, जब इसको कोई इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा तो क्या होगा, दिस प्रोटीन विल गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है, बीटी टॉक्सिन, दिस विल गेट एक्टिवेटेड इन द इंसेक्ट गट। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कहां पे एक्टिवेट होता है ये, इंसेक्ट गट यानी कि इंटेस्टाइन में। अब इंसेक्ट गट में ऐसा क्या होता है कि ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जाकर के एक्टिवेट हो जाता है। तो इंसेक्ट टॉक्सिन में होता है एल्कलाइन पीएच। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एल्कलाइन पीएच, पीएच पूछ लेता है, एसिडिक पीएच है, न्यूट्रल पीएच है या एल्कलाइन पीएच है। तो ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जो है एल्कलाइन पीएच मिलने पर ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये इंसेक्ट को किल कर देता है। राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वायरसेस? A, all viruses possess a protein coat around its genetic material at all the stages of their life cycle. B, all viruses contain RNA as genetic material. C, all viruses contain DNA as genetic material. And D, all viruses replicate only within the host cell. तो यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट बतानी है वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस हमें पता है दे आर नीदर लिविंग नॉर दे आर नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट दे कैन रेप्लिकेट, दे कैन मल्टीप्लाई और दे कैन रिप्रोड्यूस। तो इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट दे कैन रेप्लिकेट, सो दे आर लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट दे आर इनर्ट। ठीक है, अगर आउटसाइड है ये बॉडी के, होस्ट की बॉडी के, तो ये नॉन लिविंग कहलाएंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 5. Mitochondrial cristae are infoldings of A, outer membrane and they increase the surface area. B, outer membrane and they decrease the surface area. C, inner membrane and they increase the surface area. Or D, inner membrane and they decrease the surface area. तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। आउटर मेम्ब्रेन तो इसकी कॉन्टिन्यूअस होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है। और इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। अब ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों होती है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली क्या होती है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर दोज एंजाइमेटिक रिएक्शंस टू टेक प्लेस। राइट,
क्वेश्चन नंबर 6, इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द एंजाइम नाइट्रोजिनेज कन्वर्ट्स। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि नाइट्रोजन साइकिल जो टॉपिक है, नाइट्रोजन साइकिल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें साइकिल से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम हैं एनसीईआरटी की बुक में, वो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। ए नाइट्रेट टू नाइट्राइट, बी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्राइट, सी नाइट्राइट टू अमोनिया एंड डी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एंजाइम नाइट्रोजिनेज का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की यहाँ पे बात हो रही है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म विच इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो नहीं यूज कर सकते, तो वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करवाते हैं इनटू अमोनिया। ठीक है, और ये करते हैं एंजाइम नाइट्रोजिनेज। ठीक है, और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है दिस इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है हमें ये एंजाइम, यूकैरियोट्स में नहीं मिलता है। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं उनमें ये एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जहां बात आती है वहां पर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वो है बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है दिस इज बेसिकली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, दिस इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि ये एन ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट में काम करता है, एन ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट चाहिए इसको काम करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन इसका बिल्कुल दुश्मन है इस एंजाइम का। जहां भी ये एंजाइम को ऑक्सीजन मिल गई वहां पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये एंजाइम बिल्कुल काम नहीं कर सकता। तो अब इसे ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट कैसे करा जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, नोड्यूल्स में एक पिगमेंट होता है पिंक कलर का, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर का मतलब कि ये सारी की सारी ऑक्सीजन को जो है ग्रैब कर लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्कैवेंजर का नाम पूछा जाता है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करेगा एंजाइम नाइट्रोजिनेज को। तो लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन पूछा जाता है इस टॉपिक में से। इसके अलावा रिएक्शन पूछा जा सकता है ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो रिएक्शन क्या होता है, N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 H प्लस 16 ATP, ठीक है, are converted into ammonia, that is NH3 plus H2 hydrogen gas plus 16 ADP plus 16 inorganic phosphate। ठीक है, तो यहाँ पर MCQ में ये भी पूछा जाता है कि जो कन्वर्जन है नाइट्रोजन की इनटू अमोनिया उसमें कितने H प्लस यूज होते हैं। ठीक है, तो 8 H प्लस यूज होते हैं और कितने ATP यूज होते हैं, 16 ATP।
ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। इसके अलावा दो प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो प्रोडक्ट्स है अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस बोथ, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम के अराउंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ मेजर पिगमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू फोटोसिंथेसिस। ये ग्राफ आपको गिवन है। अब क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ द पिगमेंट। और ये आपके 4 ऑप्शंस है। दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बात कर रहा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस हमें पता है, फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, these are some of the pigments that are involved in the process of photosynthesis. अब ये पिगमेंट्स करते क्या है? दे एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहां पर आपको गिवन है द ग्राफ बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड द वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड द वेवलेंथ, दिस ग्राफ इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो बेसिकली आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम गिवन है ऑफ द मेजर पिगमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू फोटोसिंथेसिस। तो मेजर पिगमेंट कौन सा होता है फोटोसिंथेसिस का? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब ये क्लोरोफिल ए जो है, दिस पिगमेंट बेसिकली एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। तो वो वेवलेंथ जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है क्लोरोफिल ए की, वो ये वेवलेंथ्स है, ठीक है। यहां पर देखो ये पीक आ रही है, इस ग्राफ की पीक कहां पर है? यहां पर और यहां पर, ठीक है। सो ये वो वेवलेंथ्स हैं जो जहां पर आपका जो क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ जो है इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज 430 नैनोमीटर। देखो ये 400 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो 430 नैनोमीटर एग्जैक्टली होती है ये। और यहाँ पर देखो ये वेवलेंथ जो है ये 600 से ऊपर है, इसकी वेवलेंथ है 662 नैनोमीटर। तो ये वो वेवलेंथ्स है जहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल ए ये मैक्सिमम है, ठीक है। और ये वेवलेंथ्स कौन से रीजन में फॉल करती हैं? अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये फॉल करती है ब्लू और रेड रीजन्स में, ठीक है। ब्लू एंड रेड, दिस इज द ब्लू रीजन एंड दिस इज द रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। विबग्योर होता है ना हमारा, विबग्योर हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पर हमारा ब्लू और रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम है बाय क्लोरोफिल ए। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है? देखो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ पिगमेंट, ये इस पिगमेंट की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को बेस्ट रिप्रेजेंट कौन सा ग्राफ कर रहा है? तो देखो सिंपल सी बात है कि जिस वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मैक्सिमम है बाय क्लोरोफिल ए, उसी रीजन में ही तो आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी मैक्सिमम होगी, है ना। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसमें उन रीजन्स में मैक्सिमम होगा। तो इस ग्राफ की पीक जहां पे आ रही है, इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो इस ग्राफ से सिमिलर होगा, सुपर इम्पोज करेगा इस ग्राफ को, ओवरलैप करेंगी पीक्स किस ग्राफ में? इस वाले ग्राफ में ओवरलैप करेंगी पीक्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे क्या पूछना चाह रहा है? बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाह रहा है कि जिन वेवलेंथ्स पर एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम है बाय क्लोरोफिल ए, उन्हीं रीजन्स में ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी सबसे मैक्सिमम है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट है ब्लू और रेड रीजन में, right? Because maximum photosynthesis, most of the photosynthesis takes place in the blue and red regions of the spectrum. तो ऑप्शन ए वाला जो ग्राफ है वो ग्राफ ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पीक्स जो हैं वो ब्लू और रेड रीजन में यानी कि इन वेवलेंथ्स पर आ रही हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Question number 8. Which one of the following properties of normal cells is lost during its transition to cancer cell? A. Glutamine utilization, B. Contact inhibition, C. Glucose utilization and D. Membrane fluidity. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है नॉर्मल सेल्स की जो कैंसर सेल्स में बेसिकली नहीं मिलेगी आपको। अगर नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाए तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी, नॉर्मल सेल की कौन सी प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर है बी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देखो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कैंसर सेल्स में नहीं होती है। कैंसर सेल्स हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और ये प्रॉपर्टी बेसिकली इट enables the normal cells to create a monolayer. So it basically ensures that the normal cells form a monolayer. इसका मतलब क्या है, देखो ये डायग्राम देखो, ये नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, और यहां पर देखो ये पिंक कलर के जो सेल्स हैं दीज आर दी कैंसरस सेल्स। तो नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता क्या है, देखो क्या होता है कि जैसे ये एक सेल है, ठीक है, तो ये एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स बनाएगा, फिर ये दो सेल्स आगे चार सेल्स बनाएंगे, ठीक है, ये वाला सेल डिवाइड होगा दो सेल्स बनाएगा, ये वाला सेल डिवाइड होगा ये भी आगे दो सेल्स बनाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये सेल्स जिस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं ये मूव करते रहते हैं, तो मूव करते करते सपोज मान लो ये दो सेल्स कांटेक्ट में आ गए, इन दोनों सेल्स ने एक दूसरे को टच कर लिया, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब ये जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे देन दीज सेल्स विल स्टॉप डिवाइडिंग, ये डिवाइड करना बंद कर देंगे। और इसी तरीके से जब सारे सेल्स एक एक करके एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो देन दे विल स्टॉप डिवाइडिंग एंड दे विल फॉर्म अ सिंगल लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से एक मोनो लेयर फॉर्म हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। बट कैंसर सेल्स में क्या होता है, देयर इज नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल एक कंट्रोल्ड वे में डिवाइड कर रहे हैं बट कैंसर सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो अगर किसी नॉर्मल सेल में म्यूटेशन हो गई है, वो कैंसर सेल बन गया है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लूज हो गई है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, और फिर इस तरीके से ट्यूमर बनने शुरू हो जाते। नॉर्मल सेल्स ऐसे एक सिंगल लेयर में डिवाइड करते हैं, ठीक है, बट कैंसर सेल्स जो हैं ये अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करके आगे जाके ये ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ट्यूमर इज अ मास ऑफ सेल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। Question number 9. Which one of the following gases is produced during fermentation by yeast? And options are A. CO2, B. O2, C. Hydrogen and D. Nitrogen. तो आंसर है A. CO2, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। Fermentation is a type of anaerobic respiration that takes place in the absence of oxygen. तो यीस्ट में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। तो ये CO2 जो है दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा देखो यीस्ट में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। यीस्ट का साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस सेरिविएसी, ठीक है। सैकेरोमाइसिस सेरिविएसी दिस इज अ यूनिसेल्यूलर फंजाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिसेलुलर फंजाई मोस्टली मल्टीसेलुलर बट यीस्ट इज एन एक्सेप्शन, यीस्ट इज अ यूनिसेल्यूलर फंजाई, ये बात याद रखनी है। इट इज अ नॉन फिलामेंटस फंजाई, ठीक है। फंजाई की अगर हम बात करें तो दे आर फिलामेंटस बट यीस्ट एक्सेप्शन है, इट इज अ नॉन फिलामेंटस फंजाई, ठीक है। इसके अलावा यीस्ट के दूसरे नाम
ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरिविएसी, दिस इज ऑल्सो नोन एज द बेकर्स यीस्ट। ठीक है, इसको बेकर्स यीस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेकिंग में यूज होता है, बेकिंग ऑफ केक्स। ठीक है, और जो पफ्ड अप अपीयरेंस होती है केक्स की, दैट इज बिकॉज ऑफ द CO2। तो ब्रेड मेकिंग में भी ये यूज होता है। उसके अलावा इसको ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ब्रूअर्स यीस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज यूज्ड इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बियर एंड वाइन एक्सेट्रा। राइट, तो ऐसे इसके अराउंड इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन 10, serine proteases are called so because they A. require free serine for their activity, B. cleave after serine residues in the substrate, C. are inhibited by the presence of free serine, and D. have a serine residue at their active site. तो यहाँ पर बात हो रही है serine proteases की। Proteases are basically the enzymes that digest the proteins। ठीक है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं प्रोटीएजेस। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, दीज अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं? बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सो बेसिकली प्रोटीएजेस क्या करते हैं? इन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। ठीक है, और सीरीन जो है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। सीरीन इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि सीरीन प्रोटीएजेस को सीरीन प्रोटीएजेस क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज दे हैव अ सीरीन रेसिड्यू इन देयर एक्टिव साइट। देखो, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर एंजाइम से क्वेश्चन है, बट ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम कैटालिसिस कैसे करता है। ठीक है, एंजाइम्स आर बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम्स क्या करते हैं? दिस इज एन एंजाइम। ठीक है, एंजाइम बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हर एंजाइम की क्या होती है? एक एक्टिव साइट होती है। दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट वो साइट है जहां पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। दिस इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जहां पे बाइंड करता है एंजाइम से, वो साइट होती है एक्टिव साइट। सो दिस इज एक्चुअली द साइट ऑफ कैटालिसिस। दिस इज द साइट ऑफ कैटालिसिस, राइट। नाउ इस साइट पे क्या होता है? दिस साइट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ यूनिक सेट्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, यहां पर क्या होता है? देयर इज यूनिक सेट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब सीरीन प्रोटीएजेस जो हैं, उनकी जो एक्टिव साइट है वहां पर एक ट्रायाड होता है। क्या होता है? ट्रायाड। ट्रायाड का मतलब कि 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो 3 पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये 3 अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? हिस्टिडीन 57, सीरीन 195 एंड एस्पार्टिक एसिड 102। ठीक है, ये 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कहां पर? सीरीन प्रोटीएजेस की एक्टिव साइट पर। तो यहां पर सीरीन प्रोटीएजेस को सीरीन प्रोटीएजेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहां पर जो है सीरीन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको सीरीन प्रोटीएज कहते हैं। और सीरीन जो अमाइनो एसिड है उसके बारे में एक और बात याद रख लेना कि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, OH ग्रुप इज प्रेजेंट। चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 says the maximum number of genotypes of the pollens produced by a tall tree plant which with round yellow seeds of the genotype capital T small t, capital R small r and capital Y if the 3 loci are unlinked would be. And your options are A1, B2, C4 and D8. देखो, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में बात करी गई है एक टॉल पी प्लांट की जिसकी राउंड और येलो सीड्स है। ठीक है, तो राउंड येलो सीड्स और टॉल प्लांट है, तो इसका जीनोटाइप क्या बन गया? इसका जीनोटाइप हमें गिवन है कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y।
हमें बताने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ द पॉलन। तो पॉलन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जीनोटाइप बताने हैं आपके पॉलन यानी कि मेल गैमेटोफाइट के। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गैमीट्स का एक फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अब ये n क्या है? n जो है दिस इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन पेयर्स। तो यहां पर हेटेरोजाइगस जीन पेयर्स कितने होंगे इस, ये आपको जीनोटाइप गिवन है। ठीक है, इस जीनोटाइप के लिए हेटेरोजाइगस जीन पेयर्स कितने होंगे ये देखो। तो यहाँ पर बेसिकली 3 ही जीन्स है ना, टी, आर और वाई। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक हेटेरोजाइगस जीन पेयर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये दूसरा हेटेरोजाइगस जीन पेयर हो गया, और कैपिटल वाई है ये तो होमोजाइगस है। ठीक है, कैपिटल वाई इज होमोजाइगस। तो यहाँ पर जो हेटेरोजाइगस जीन पेयर है वो 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना हो गया? 2। तो टाइप्स ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे यहाँ पे बेटा? टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप ऑफ द पॉलन विल बी 4। ठीक है, इसको आप बना के भी देख सकते हो, ये गैमीट्स को आप बना के भी देख सकते हो। देखो आपको क्या गिवन है? ये जीनोटाइप गिवन है। तो देखो टाइप ऑफ गैमीट्स कैसे बनते हैं गैमीट्स। तो यहाँ पे क्या है? पहला कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है तो इसको अलग अलग लिखोगे। ठीक है, उसके बाद है आर, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये भी हेटेरोजाइगस है। तो दिस कैपिटल टी कैन गो विद कैपिटल आर और स्मॉल आर। सिमिलरली दिस स्मॉल टी कैन ऑल्सो गो विद कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्योंकि आर क्या है? हेटेरोजाइगस है। उसके बाद है वाई तो होमोजाइगस है, तो दिस कैन गो विद वाई, this can go with capital Y, this can go with capital Y, this is also going with capital Y because there is no option of small y. तो type of gametes क्या बन गए? कैपिटल T, कैपिटल R और कैपिटल Y. Similarly कैपिटल T, small r, कैपिटल Y. ठीक है, यहाँ पे देखो स्मॉल t, कैपिटल R, कैपिटल Y, और यहाँ पे क्या बन गया? स्मॉल t, स्मॉल r, कैपिटल Y। तो स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यही 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, इसके अलावा कोई और गैमीट्स नहीं बनेंगे। राइट, तो ये आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हो। अगर आपको कोई ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसका निकालना पड़ जाए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, ये जीनोटाइप गिवन है। अब आपको निकालना है टाइप्स ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे? तो यहाँ पे n फाइंड आउट कर लो। n इज अ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन पेयर्स। तो यहाँ पे एक कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज 1 हेटेरोजाइगस जीन पेयर, कैपिटल बी स्मॉल बी है और कैपिटल ई स्मॉल ई है। ठीक है, ये 3 ही हेटेरोजाइगस जीन पेयर्स हैं, बाकी ये दोनों तो क्या है? ये दोनों होमोजाइगस हैं, सी और डी ये दोनों होमोजाइगस हैं। तो n क्या हो गया? 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ, तो यहाँ पर टाइप ऑफ गैमीट्स कितने बन जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये वाला जो चीज है ये लॉन्ग कट है। यहाँ पे आप इतना मतलब टाइम नहीं वेस्ट कर सकते कि आप 8 टाइप के गैमीट्स निकालने के लिए बैठोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको शॉर्टकट लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। राइट, सो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बन गया? ऑप्शन सी, दैट इज 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following statements is true with respect to human ovary? A, estrogen is secreted by Graafian follicles and progesterone by corpus luteum. B, estrogen is secreted by corpus luteum and progesterone by Graafian follicle. C, both estrogen and progesterone are secreted by Graafian follicle. And D, both estrogen and progesterone are secreted by corpus
लूटियम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चैप्टर 4 ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास 12 से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि देखो जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो ईस्ट्रोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ईस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल्स और कॉर्पस लूटियम क्या है, दैट सेक्रेट्स बेसिकली द प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो ए स्टेटमेंट जो है वो तो ठीक है, बट यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी देखो, बोथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम। देखो जो कॉर्पस लूटियम है ना वो प्रोजेस्टेरॉन तो बनाता ही है, साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी ठीक है। तो दो ऑप्शंस ठीक है, ए और डी। और अगर आप आंसर की में देखोगे तो वहां पर भी ए और डी जो है वो दोनों ऑप्शंस आंसर की में सही दे रखे हैं, राइट। सो द राइट ऑप्शंस आर ए एंड डी, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following statements is incorrect with respect to human antibodies? A, they can neutralize microbes. B, they are synthesized by T cells. C, they are made of 4 polypeptide chains. And D, milk contains antibodies. Right, so antibody क्या होता है? Basically antibodies are nothing but glycoproteins. ठीक है, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। और हमारी बॉडी जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, इस तरीके के फॉरेन सब्सटेंसेस अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी उन माइक्रोब्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। सो ऑप्शन ए तो सही है। ठीक है, एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय बी सेल्स। तो टी सेल्स गिवन है यहाँ पे, ये गलत है। एंटीबॉडीज आर मेड बाय बी सेल्स। ठीक है, एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये डायग्राम है, स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। यहाँ पर एंटीबॉडी में आप देखो, दीज आर द 2 लाइट चेन्स। ये 2 लाइट चेन्स है और ये दोनों, ठीक है, पॉइंटर को फॉलो करो, ये दोनों जो है ये हैवी चेन्स है। ठीक है, इसीलिए एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं, H2L2। ठीक है, 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं, इसलिए ये H2L2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो यस, दे आर मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। ये ऑप्शन भी ठीक है। डी, मिल्क कंटेन्स एंटीबॉडीज। यस, मिल्क में एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज बेसिकली 5 टाइप की होती है, IgA, IgM, IgG and IgD and IgE. ठीक है, तो Ig is basically immunoglobulin. Another name for antibody is immunoglobulin. ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क या कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी मोस्ट अबंडेंट होती है, देन आंसर वुड बी IgA। ठीक है, बट अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बोवाइन मिल्क, जैसे काओ, कैटल का जो मिल्क होता है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी अबंडेंट होती है, देन द आंसर वुड बी IgG। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेंट्रेशन that is the percentage of NaCl isotonic to human blood is A 0.085 to 0.09%, B 1.7 to 1.8%, C 3.4 to 3.6% और D 0.85 to 0.9%। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, साइंटिफिक आपका नॉलेज यहाँ पे टेस्ट करा हुआ है, कहीं आपको मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी में गिवन हो गया। तो बेसिकली अ सोल्यूशन ऑफ 0.9% NaCl, ठीक है, 0.9% NaCl सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं दैट इज बेसिकली आइसोटोनिक टू ह्यूमन ब्लड। आइसोटोनिक का मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ह्यूमन ब्लड की कंसंट्रेशन से बिल्कुल मिलती है, सेम है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इस सोल्यूशन को 0.9% NaCl solution that is isotonic with the human blood, this solution is called physiological saline.
ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल सेलाइन। ठीक है, अब इसका बेसिकली काम क्या होता है, तो ऑप्शन हम सही मार्क कर लेते हैं पहले। तो 0.9% NaCl सोल्यूशन, तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। ठीक है, रेंज हो गई 0.85 टू 0.9%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है बेसिकली 9 ग्राम्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में अगर आप 9 ग्राम NaCl डाल दोगे तो वो आपका बन जाएगा 0.9% NaCl सोल्यूशन, एंड दैट इज नोन एज द फिजियोलॉजिकल सेलाइन। अब ये जो सोल्यूशन है फिजियोलॉजिकल सेलाइन, ये आइसोटोनिक होता है विद द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड वगैरह, उसकी कंसंट्रेशन से मिलता है ये। तो ये बेसिकली दिस इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट मेडिसिन में, सॉल्वेंट फॉर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में जो सॉल्वेंट यूज करा जाता है दैट इज बेसिकली दिस। Next question, which one of the following statements is true about Golgi apparatus? A, it is found only in animals. B, it is found only in prokaryotes. C, it modifies and targets proteins to the plasma membrane. And D, it is a site for ATP production. तो यहाँ पर देखो, गोल्जी एपरेटिस के लिए ट्रू स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। गोल्जी एपरेटिस जो है उसका फंक्शन होता है इट मॉडिफाइज एंड टारगेट्स द प्रोटीन्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गोल्जी एपरेटिस सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, ये बात गलत है। प्लांट्स में भी पाए जाते हैं गोल्जी एपरेटिस, और गोल्जी एपरेटिस का एक स्पेशल नेम होता है प्लांट्स के लिए विच इज कॉल्ड द डिक्टियोजोम्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में तो मिलेगा ही नहीं आपको गोल्जी एपरेटिस बिकॉज इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। और ऑप्शन डी भी गलत है बिकॉज साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज Creutzfeldt-Jakob disease is a transmissible disease caused by A, viruses, B, bacterium, C, fungus, or D, misfolded proteins. ये जो डिजीज है दिस इज कॉज्ड बाय द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रियॉन्स से। प्रियॉन्स पे आजकल बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक भी बिल्कुल आप छोड़ के मत जाइएगा। तो ये जो डिजीज है बेसिकली दिस इज अ वेरी वेरी रेयर डिजीज और बहुत ही खतरनाक डिजीज है ये बेसिकली होता है मिसफोल्डेड प्रोटीन से, राइट। सो इस डिजीज का कॉज बेसिकली क्या है, प्रियॉन्स, एंड प्रियॉन्स आर द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो होते हैं, अगर ये किसी की बॉडी को इन्फेक्ट कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ब्रेन में ये नॉर्मल प्रोटीन्स जो होते हैं ब्रेन के, उनको भी मिसफोल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या होता है, पर्टिकुलर वे में फोल्डेड होते हैं प्रॉपरली। तो अगर ये मिसफोल्ड हो जाते हैं ये प्रोटीन्स, और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स अगर किसी की बॉडी को इन्फेक्ट कर लेते हैं किसी वे में, तो ये ब्रेन में जाकर के वहां पे जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं उनकी भी मिसफोल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, और बेसिकली इट लीड्स टू डिमेंटिया, ठीक है। डिमेंटिया मतलब कि ब्रेन की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, मेमोरी का लॉस होना शुरू हो जाता है, कम्युनिकेशन और उन सब चीजों में भी, सोशल स्किल्स में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वो इम्पेयर होनी शुरू हो जाती है। So this is a very very dangerous kind of disease and it is fatal, ठीक है। fatal है ये disease, it can lead to death. So it's basically a neurodegenerative disease, ठीक है। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड, degenerate मतलब कि it is a disorder of the brain which ultimately leads to dementia and death. और ये इरिवर्सिबल डैमेज कॉज करता है नर्व सेल्स को, ये रिवर्सिबल भी नहीं होता। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। और भी डिजीजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी BSE, जिसको हम कॉमनली मैड काउ डिजीज कहते हैं। कैटल में होता है ये मैड काउ डिजीज, इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ह्यूमंस में इसका सिमिलर वर्जन है
CR जेकब डिजीज, CJD डिजीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, a researcher found petrified dinosaur feces. Which one of the following is unlikely to be found in this fossil? A. Decayed conifer would, B. bamboo, C. cycad and D. giant fern. तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रिसर्चर है, उनको पेट्रिफाइड डायनासोर फीसेस मिले, ठीक है, डायनासोर के फीसेस उनको मिले और इस फॉसिल में इन चारों में से किसका मिलना अनलाइकली है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है। इन चारों में से क्या नहीं मिल सकता उस फॉसिल में, मतलब सबसे कम पॉसिबिलिटी इन चारों में से किसके मिलने की है। तो इसका आंसर है बी, बैम्बू, ठीक है, क्योंकि देखो डायनासोर्स जो हैं, डायनासोर्स दे वेंट एक्सटिंक्ट about 66 million years ago. 66 million years ago पहले डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, दैट इज एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड के एंड में। और बैम्बू का ओरिजिन कब हुआ था? बैम्बू ओरिजिन हुआ था 30 to 40 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। तो ये बैम्बू कैसे मिल सकता है हमें इस डायनासोर्स के फीसिस का जो फॉसिल है उसमें कैसे मिल सकता है, ठीक है। बैम्बू का तो ओरिजिन 30 से 40 मिलियन ईयर्स पहले हुआ और 66 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके थे, सो दैट इज द मोस्ट अनलाइकली। सो ऑप्शन बी, बैम्बू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following pairs of amino acids contains two chiral centers, ठीक है। तो ऑप्शन है A isoleucine and threonine, B leucine and valine, C valine and isoleucine and D threonine and leucine, ठीक है। तो अगर आप देखो SB स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 20 जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो ये 20 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, बिकॉज एक क्वेश्चन यहां से जरूर आ जाता है। अब देखो कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है? कायरल सेंटर वो सेंटर होता है, वो एटम होता है जिसमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कायरल कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अगर चारों ही ग्रुप्स जो इसमें अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ अटैच्ड है H, यहाँ पे अटैच्ड है NH2, यहाँ पे अटैच्ड है COOH और यहाँ पे अटैच्ड है CH3, तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज आवर कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन है क्योंकि जो चारों ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स ऐसे जिनके पास कायरल सेंटर है वो आपने बताना है। तो इसका आंसर है ए, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन। देखो आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है अमाइनो एसिड का? अमाइनो एसिड में एक तो प्रेजेंट होता है आपका अमाइनो ग्रुप, एक आपका होता है COOH ग्रुप, ठीक है, और एक होता है आपका यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, और चौथा ग्रुप जो होता है वो R ग्रुप होता है जो हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो R ग्रुप है वो क्या है? CH3, CH2, CH एंड CH3, ठीक है, दिस इज द R ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे कायरल कार्बन कौन सा है? दिस कार्बन इज द कायरल कार्बन। और सिमिलरली आपका अगर हम एग्जाम्पल ले लें थ्रियोनिन का, तो थ्रियोनिन में भी यही है, COOH विल बी देयर, this is the acid group, amino group will be there, hydrogen group will be there और R group। यहाँ पे R group क्या है? R group is COH, H and CH3, ठीक है, this is the R group, okay।
So this carbon is basically your chiral carbon. ये कार्बन आपका chiral carbon है. यहाँ पर एक H अटैच्ड है, OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे this कार्बन. ठीक है, सो ये 4 ग्रुप्स यहाँ पे डिफरेंट अटैच्ड है इसके साथ, इसलिए ये chiral कार्बन हो गया. Question number 19. It says in photosynthetic carbon fixation, which one of the following reacts with CO2? A. Phosphoglycolate, B. 3-phosphoglycerate, C. Ribulose 1,5-bisphosphate and D. Ribulose 5-phosphate. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम C3 साइकिल, दिस इज द C3 साइकिल, तो C3 साइकिल में क्या होता है, Ribulose 1,5-bisphosphate, this basically reacts with the carbon dioxide. So answer is C, Ribulose 1,5-bisphosphate. Question number 20. Match the diseases in column 1 with the routes of infection in column 2. Choose the correct combination. तो यहाँ पे आपको column 1 में diseases given है, ठीक है, और column 2 में routes of infection given है कि ये किस route से ये transmit होते हैं basically. ठीक है, तो यहाँ पर tuberculosis की अगर हम बात करें तो tuberculosis is transmitted by the inhalation of aerosols. ठीक है, और तो P मैच हो गया 2 के साथ. ठीक है, तो C तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि C मैच हो रहा है P1 के साथ. अब अगर हम डिसेंट्री की बात करें तो डिसेंट्री यहाँ पर मैच हो जाएगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के साथ, राइट. सो Q इज मैचिंग विद 1, सो ऑप्शन D भी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया. फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस इज यहाँ पे मैच होगा मॉस्किटो बाइट के साथ, राइट. सो यहाँ पर S यहाँ पर R मैच हो गया है 5 के साथ. सो यानी कि ऑप्शन A शुड बी द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पे R 3 के साथ मैच हो रहा है, तो दिस इज रॉन्ग. और S सिफिलिस जो है, दिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड ये स्प्रेड होगा बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज ऑप्शन 4. ठीक है, तो यहाँ पे A is the right answer for this question. So that's it for today's video. Thank you for watching this video. If you found it informative, then do give it a like, share this channel as much as you can, and please subscribe to Supporting Learners if you haven't already, and also hit the bell icon so that you're notified every time a new video is released on the channel, and just stay motivated until the exam.